हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। मैंने आज 6 अक्टूबर 2024 को RACIT का एग्ज़ाम दिया है। तो मैं अपने आज आंसर की देख रहा था, तो मैंने सोचा मैं इसको शेयर कर देता हूँ आपके साथ भी, आप भी देख लेंगे। अगर आप में से किसी ने दिया है RACIT का एग्ज़ाम तो आपके कितने नंबर आए हैं। और मेरी बुकलेट क्रमांक सी थी मेरी पुस्तक प्रश्न पुस्तिका सीरीज। तो आपके अगर जो भी हो, क्वेश्चन के नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन सभी यही थे। तो मेरे 22 क्वेश्चन सही हुए टोटल। आप भी चेक कर लीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है। तो मैंने इसके लिए टिक किया था, पहला है भारतीय IT अधिनियम 2022, जो मैंने अभी चेक किया था दो अलग अलग साइडों से। तो वहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन मेरे सही थे उनको ब्लैक ब्लैक से मैंने चिन्ह लगाया, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन सही हो गया है। और दूसरा क्वेश्चन था, आप निम्न का उपयोग करके कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर किया था। क्वेश्चन 2 नंबर का सी आंसर किया था और यही सही निकला है। मैंने ब्लैक चिन्ह भी किया है मैंने वापस चेक करके। तो दूसरे का आंसर सी होगा। और उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, किसी फाइल को CD से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना और फिर हार्ड डिस्क पर कॉपी खोलना क्यों बेहतर है। तो इसके लिए मैंने किया था तीसरे का डी, हार्ड डिस्क को पढ़ना अधिक तेज और सुरक्षित होता है। तो इसलिए सभी लोग CD को हार्ड डिस्क में कॉपी करके वहाँ से खोलते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क में पढ़ना और अधिक तेज़ी से और सुरक्षित होता है इसलिए। तो मैंने इसका डी सेलेक्ट किया था और डी सही भी हो गया है। और चौथा था, डिजिटल फोटोग्राफी की छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम क्या कहते हैं। तो मैंने इसका क्वेश्चन आंसर किया था रिजोल्यूशन बिंदु, जो मेरा गलत हो चुका है। और इसका सही आंसर है ए पिक्सल, जो आपको दिख रहा है। और उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन आप देख रहे हो, NVSP मतदाताओं को अपने मतदान प्रविष्टियों को ऑनलाइन सही करने की अनुमति देता है। तो यह सही है, NVSP है जो अपने मतदाताओं को ऑनलाइन इनकी प्रविष्टियों को सही करने ये अनुमति देता है। तो पहला कथन सही है। और दूसरा है, IRCT उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन रेलवे आरक्षण सेवाओं में मदद करता है। तो ये वो रेलवे टिकट भी बुक कर सकते हैं या ये और आरक्षण की सेवाओं का उपलब्ध भी ले सकते हैं। तो ये दोनों कथन सही है। और मैंने इसके लिए पांचवें का कथन डी सेलेक्ट किया था और डी क्वेश्चन सही है। कथन एक और कथन दो दोनों सही है। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन में MS एक्सेल 2019 में फंक्शन उस सेल को गिनता है जो खाली नहीं है। तो मैंने इसके लिए सिलेक्ट किया था सी, काउंटा। तो यही सही निकला है। और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी है, काउंटा। उसके बाद में 7 नंबर का देखते हैं, सेल्स की रेंज के लिए सेल रेफरेंस जो सेल B1 से प्रारंभ होकर कॉलम G तक और नीचे रो 10 तक जाता है। तो इसके लिए मैंने सेलेक्ट किया था सी। मैं पहले डी करने वाला था लेकिन मैंने जल्दबाजी में फिर मैंने कहा, मुझे लगा सी सही होगा, तो मैंने सी सही किया लेकिन सी निकल गया गलत। और इसका सही आंसर है डी, जो है B1, ये G10 ये निकल रहा है। और उसके बाद में 8वें नंबर क्वेश्चन है, जब आप पावर पॉइंट में पहले से डाली गई किसी छवि को संपादित करते हैं तो क्या होता है। तो मुझे ये इनमें से ये सभी में लग रहा था जैसे स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई है नहीं बदलती, ए का। इसका 8वें का आंसर तो वैसे ए है, स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई है नहीं बदलती। मुझे ये लगा था लेकिन मैंने पता नहीं क्यों इसका सी कर दिया, सहेजे जाने वाली प्रस्तुति स्रोत फाइल में परिवर्तित हो जाती है। तो मैंने सोचा जो हम लिखते हैं वो सभी इस डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर सेव हो जाती है। तो मैंने इसलिए उसको सी क्लिक किया था लेकिन सी गलत हो गया। इसका सही आंसर है 8 का ए। उसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। तो मैंने इसके लिए सिलेक्ट बी किया था, स्प्रेडशीट बनाने के लिए गूगल शीट्स, MS एक्सेल और लिब्रे क्लिक। तो ये मेरा सही निकल गया और 9 नंबर क्वेश्चन मेरा सही है। 10 नंबर क्वेश्चन था, नंबर पैड को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं। तो मुझे ये एरो लॉक ऐसा याद हुआ था लेकिन ये एरो लॉक तो नहीं निकला, इसका आंसर सही निकला है सी। तो मेरा ये गलत हो गया लेकिन 10वें का आंसर सही है सी, न्यूमेरिक लॉक। 10वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं, 11वें क्वेश्चन पे, 10वें तो हो गया। MS एक्सेल 2019 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाली सेल में एड्रेस है। तो ये जैसे ये ऐसे MS एक्सेल होता है, इसमें ये अलग अलग शीट्स होते हैं, अलग अलग कॉलम दिए होते हैं। इसमें से इसने पूछा है बाईं ओर जो यहाँ पे है, इसको कॉलम को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ABCD ऐसा लिखा हुआ होगा इधर, और इधर रो लिखी होती है 1 2 3। तो इस सेल के एड्रेस को हम अगर
इस सेल के एड्रेस को हम अगर लिखेंगे तो इसको हम पहले ABCD का अक्षर का लिखेंगे और उसके बाद में जो हमारी रो के अक्षर 1 2 3 उसके हिसाब से लिखेंगे, तो इसका A1 होगा। और इसी ने यही पूछा है तो इसका सही आंसर होगा A1। उसके बाद में हम 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वें क्वेश्चन है, एक फाइल जो मूल्य को अलग करने के लिए, अल्पविराम और रिकॉर्ड को अलग करने के लिए नई पंक्तियों का उपयोग करके डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप से संग्रहित करती है। इसका आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। तो इसका मैंने 12वीं का क्लिक किया था CDOC, लेकिन यह गलत निकल गया और इसका सही आंसर है A, CSV। तो दोस्तों अब हम 13वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है, SSO ID किससे संबंधित है? तो मैंने इसका SSO ID हमें सभी को पता है ई-मित्र से संबंधित है और मैंने इसका C भी क्लिक किया और ये मेरा सही निकल गया है। तो SSO ID किससे संबंधित है? इसका आंसर है C, ई-मित्र से। और 14वां क्वेश्चन, रिसाइकल बिन का कार्य क्या है? तो रिसाइकल बिन कंप्यूटर हमें आपको दिखता है डेस्कटॉप के ऊपर, ये हम जो फाइलें डिलीट कर देते हैं वो इसके अंदर चला जाता है। तो मैंने यही किया है। रिसाइकल बिन का क्या कार्य है? 14वें का आंसर होगा A, हटाई गई फाइल को संग्रहित करना। तो ये वहाँ पे चली जाती है और रिसाइकल बिन से हम इसको वापस रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन रिस्टोर कर सकते हैं, अगर हम रिसाइकल बिन से भी अगर इस फाइल को हटा देते हैं कंप्यूटर में से तो ये परमानेंट डिलीट हो जाती है। 15वें क्वेश्चन को देख लेते हैं, ICT का मतलब क्या है? तो ये मैंने समझ में नहीं आया था, मैंने ये इंग्लिश का देखा था इधर। तो इसका सही आंसर होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो मैंने ये गेस किया था और ये मेरा सही निकल गया। 15 का आंसर है सही C, कम्युनि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद में 16वें नंबर का प्रेजेंटेशन का एक संग्रह है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये सब मैंने अभी सुबह ही पढ़ा था। इसका आंसर है स्लाइड और मैंने स्लाइड सही किया था, मेरा सही निकल गया। 17वें का देख लेते हैं, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य। कंप्यूटर का उद्देश्य होता है वो हमसे डेटा लेता है, डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट या हमें सूचना के रूप में प्रदान करता है। तो मैंने इसका 17 का B किया था डेटा और ये सही निकल गया मेरा। उसके बाद में हम आगे देख लेते हैं 18वें क्वेश्चन को। 18वां क्वेश्चन है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और डैश एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो मुझे ये पहले डॉट मैट्रिक प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, इनमें से मैं कंफ्यूज था A और D में से। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया था D, जो मेरा गलत निकल गया और इसका सही आंसर है A, 18वीं का A। डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और इंजेक्ट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। 18वीं का आंसर है A। उसके बाद में 16वें क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन रैम और रोम के लिए सत्य है? तो इसके लिए पहला कथन है, रोम रियल ऑप्टिकल मेमोरी है। तो ये गलत है, रोम रियल ऑप्टिकल मेमोरी नहीं है। रोम रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी और रैम का है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो पहला गलत हो गया। और दूसरा देख लेते हैं, रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में काम करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा है, रोम बायोस को संग्रहित करता है। तो तीसरा भी सही है। और चौथा है, रैम उपयोगकर्ता को डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है। तो इसका चौथा कथन है वो भी सही है। पांचवें को देख लेते हैं हम। पांचवा है, बिजली बंद होने पर रैम और रोम अपना डेटा खो देते हैं। बिजली बंद होने पे रैम अपना डाटा खो देता है लेकिन रोम अपना डाटा नहीं खोता, इसलिए इसमें ये पांचवा क्वेश्चन भी गलत, कथन भी गलत हो गया। और 19वां का सही आंसर होगा B और मैंने भी B क्लिक किया था और B मेरा सही निकल गया। 19वें में 2 3 और 4 कथन सही है, 1 और 5 गलत है। 20वें में देख लेते हैं। 20वें में डैश एक प्रणाली जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों से सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो इसका आंसर था मिडी। ये और मैंने मिडी क्लिक किया। मैंने इंग्लिश का, इसमें अधिकतर RACIT क्वेश्चन देखते हैं वो इंग्लिश से क्वेश्चन देख के हम समझ में आ जाते हैं हिंदी से ज़्यादा। तो मैंने इसको इंग्लिश का देखा था तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ गया और मैंने इसको मिडी किया था। तो 20 का आंसर मिडी सही निकल रहा है, B। 20 का आंसर है B, मिडी। 21वां है, डैश का उपयोग जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण सॉल्यूशन बनाने के लिए किया जाता है। तो ये मैं रोज़ में जब एग्ज़ाम देता हूँ मैं भी अलग अलग तैयारी करता हूँ तो उसमें सर बताते हैं गूगल फॉर्म भरिए, फिर हम आपको डेटा एनालाइज करके बताते हैं कि टॉप कितनी जाती है। तो मुझे वो सब याद रह गया था और मेरा याद यहाँ पे काम आ गया। तो 21 का होगा गूगल फॉर्म से हम अपनी डेटा जानकारी को भर देते हैं और वहाँ से विश्लेषण सॉल्यूशन बनाने के लिए उपयोग कर लेता है। तो 21वें का आंसर सही होगा B, गूगल फॉर्म। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है?
तो प्रिंटर प्रिंटर एक आउटपुट लाइन प्रिंटर आउटपुट डिज़ाइन है। बी CRT मॉनिटर, ये भी मॉनिटर से हम देखते हैं तो ये भी आउटपुट है। और स्पीकर से हम गाने सुनते हैं तो वो भी बाहर निकालता है, तो आउटपुट प्रिंटर है। इनपुट प्रिंटर, ये तीनों ही गलत हो गए, तो मैंने इस हिसाब से ए को सिलेक्ट किया। OCR, तो एक इनपुट डिवाइस OCR है, तो 22 का आंसर होगा सी। इनपुट वो होते हैं जिनको हम अंदर प्रेस करते हैं, जैसे कीबोर्ड इनपुट है, कीबोर्ड में उसके किए उसको प्रेस करते हैं, ये सब इनपुट है। आउटपुट जैसे मॉनिटर डेस्कटॉप के हम जो चीज़ें देखते हैं तो वो हमें आउटपुट दे रही है, तो वो सब आउटपुट आउटपुट है। प्रिंटर हमें कॉपी निकाल के देता है, वो भी आउटपुट है। इस तरह जो इनपुट आप समझ गए, आउट भी आप समझ चुके हैं, तो इसका 22 का आंसर होगा ए OCR। 23 का क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश विंडो 11 में वह क्षेत्र जिसमें पृष्ठभूमि चित्र, वॉलपेपर, आइकन और टास्क बार शामिल है। तो ये हमारे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे होते हैं सभी। और मैंने इसका 23 का सी ऑप्शन सेलेक्ट किया था और 23 का सी भी सही निकला मेरा। चॉइस को देख लेते हैं। MS वर्ड 2019 में टैब में होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफर्स आदि जैसे विकल्प हैं, तो ये किस में होता है? तो इसका सही आंसर तो होगा बी, रिबन। और मैंने भी ये पहले बी किया था। मैंने भरने से पहले मैंने इसको पेपर को पूरा देख के हल्का हल्का टिक किया था, मैंने कहा बाद में भरेंगे कुछ अगर समझ में आ गया तो। दूसरा, तो मैंने इसका पहले रिबन किया था, फिर लास्ट में मैंने जब इसको गोले भरे थे उमार में, तब मुझे एकदम से पता नहीं क्यों लगा मैंने शीर्षक कर दिया, और जो मेरा गलत हो गया तीसरा। और इसका सही आंसर है चॉइस का बी, रिबन। MS वर्ड 2019 में टैब और होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफर आदि जैसे विकल्प रिबन में होते हैं। तो 24 का बी है। और 25 का देख लेते हैं। 25 का UPI का फुल फॉर्म। UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मैंने भी सी सेलेक्ट किया था और सी सही निकला। UPI को हमारी भारत सरकार ने 2016 में लॉन्च किया था, और UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 26 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? तो ऑनलाइन बैंकिंग का कौन सा लाभ नहीं है उसके बारे में बताना है। पहला है 26 का, आप इसे कभी भी 24/7 उपयोग कर सकते हैं, 24 घंटे उपयोग कर सकते हैं, तो ये कथन सही है। ऑनलाइन का हम बैंकिंग, फ़ोन पे, गूगल पे, इन सभी को कभी भी रात को कितनी भी 12 बजे, 1 बजे, सुबह कभी भी यूज कर सकते हैं, 24 घंटे यूज कर सकते हैं। और हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कोई सामान लेने तो ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं कभी भी। दूसरा है, इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है। तो हाँ, इसमें दूसरों की तुलना में, जैसे बैंक में हम जाते हैं, वहाँ पे लाइन लगानी पड़ती है, उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन हम हमारे पास होता है ऑनलाइन तो उसको कर देते हैं। तो दूसरा भी सही है, दूसरों की तुलना में कम समय लगता है। तीसरा है, ये पैसों को तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में स्थानांतरण कर देता है, तो ये भी बात सही है कि ये तुरंत कर देता है। चौथा है, आप सिस्टम को डिमोड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं। इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन पहले दूसरे और सी ABC सही हो गया, तो इस हिसाब से मैंने सी को सिलेक्ट किया और सी सही निकला। तो ये चीज़ इसमें नहीं होता ऑनलाइन बैंकिंग में, तो इसको हमें बताना था लाभ नहीं है, तो गलत का बताना था, तो ये इसका सही आंसर सी है। कौन सा लाभ नहीं है? तो इसका आंसर सी है। 26 का आंसर सी है। 27 को देख लेते हैं। B2C, B2B, C2C, ये ऑनलाइन कंप्यूटर में ये अमेजन, फ्लिपकार्ट में यूज़ करते हैं, उनका ये कोड है। तो ये मैंने इसलिए कोड है, तो मेरा ये गलत हो गया। मैंने B2C WWE eBay.in, B2B India.alibaba.com, C2C www.amazon.in, मैंने सभी को इनका सामने वाले से ज्वाइन कर दिया था। जो मैंने इसका किया था ए का P, 2 का Q, 3 का R, जो गलत निकल गया है। इसका सही आंसर होगा B2C का आंसर होगा C, www.amazon.in। और B2B का आंसर होगा सामने वाला इसके जस्ट India.alibaba.com। और C2C का आंसर होगा P, www.ebay.in। तो इसका सही आंसर होगा C। जो आप नीचे में देख रहे हैं ये सही है, और मैंने इसका गलत क्वेश्चन कर लिया है। तो 27 का सही आंसर होगा डी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक मिनट रुकिए बस। हाँ, 28 नंबर का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक के रूप में जाना जाता है, आधारित जिसका उद्देश्य आधारित दस्तावेज और प्रमाण पर। इसको वापस से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को मान्य करने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये राज ई ज्ञान और राज ई वॉलेट में से मैं कंफ्यूज था। मैंने इसका एक मिनट, मैंने इसका सेलेक्ट तो किया है, ये इधर राज ई ज्ञान, जो मेरा गलत हो गया है। मैंने इसका 28 का सेलेक्ट किया था बी, जो यहाँ पे आप इंग्लिश में देख रहे हैं। एक मिनट, यहाँ देख रहे हैं इंग्लिश में।
मैंने इसका बी सेलेक्ट किया था, जो है बी गलत। इसका सही आंसर है राज ई वॉलेट। तो 28 का सही आंसर है राज ई वॉलेट। तो ये मेरा गलत हो गया, और 28 का सही आंसर है राज ई वॉलेट। ठीक है, 29 को देख लेते हैं, थोड़ा सा और बच्चा है, बस हो गया। थोड़ी सी 2 मिनट की बात हो रही। हम्म, इसका देख लेते हैं। और 29 का प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू करने के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो ऐप कुंजी दबाएं, स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प चुनें, स्लाइड शो मेन्यू से निरस टाइपिंग चुनिए, या 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 तो विकल्प है या बी। तो इसमें सही आंसर होगा F5 से भी हम स्लाइड शो को शुरू कर सकते हैं, और स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प चुन के भी इसको कर सकते हैं। तीसरा सही नहीं है। तो एक और दो दोनों सही है, इसलिए हम इसका 29वें का सही आंसर होगा डी। आपने जिन्होंने अगर डी चुना है तो वो सही है। मैंने इसका ए चुन लिया था, जो हो गया मेरा गलत। और इसका सही आंसर है 29 का डी। मुझे पता था F5 कुंजी से भी स्लाइड शो शुरू कर सकते हैं, और स्लाइड शो मेन्यू से भी व्यू शो को विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा था ए से कर सकते हो या बी से। तो इसलिए मुझे लगा या तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट था बी में, तो मैंने ए चुन लिया, जो मेरा गलत हो गया। मुझे लगा तो था वैसे ए और बी दोनों है, लेकिन मैंने ए चुना, वो गलत हो गया। तो 29 का फिर आपको सबको दिख रहा है। 29 का सही आंसर है डी। आप A1 कुंजी से दबा के कर सकते हैं, और बी ए स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प चुन के भी आप कर सकते हैं। तीसवा 30वें क्वेश्चन को देख लेते हैं, बस और 5 ही बच्चे हैं। निम्नलिखित में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मैंने पहले पढ़ा था। तो 30वें का आंसर सही आंसर है MICR। तीसरे का सही आंसर है MICR बी। और इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब जब बैंक में चेक जमा कराते हैं, तो उन सबको इस्तेमाल करने के लिए इसमें स्पेशल कोड होता है, जिसको हम वो चेक करने के लिए MICR का उपयोग करते हैं, जिसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कहा जाता है। तो 30वें का भी सही है, और मैंने भी सिलेक्ट किया था। 31वां देख लेते हैं। 31वां है भंडारण क्षमता के आरोही क्रम के अनुसार सही विकल्प चुनिए। आरोही क्रम का मतलब होता है हमें छोटे से बड़े की ओर करना है, पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो हमने इसके लिए सिलेक्ट किया था ए, और ए सही है। पहला CD RW होता है। CD में कम स्पेस होता है, उससे बड़ा होता है DVD में CD से थोड़ा ज़्यादा होता है। DVD से बड़ी होती है ब्लू रे डिस्क, और ब्लू रे डिस्क से बड़ी होती है हार्ड डिस्क। तो इसका 31 का सही क्रम है CD RW DVD ब्लू रे डिस्क हार्ड डिस्क। तो 31 का सही आंसर है ए, और मैंने भी ए किया है, मेरा सही हो गया। 32वां देख लेते हैं। 32वें टोंगल कुंजी के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो टोंगल कुंजी, कैप्स लॉक को भी टोंगल कुंजी हम अंदर आता है। न्यूमेरिक लॉक भी टोंगल कुंजी के अंदर आता है। स्क्रीन लॉक कुंजी भी टोंगल क्यू के अंदर आता है, स्क्रॉल लॉक कुंजी। तो ये सभी सही है, टोंगल कुंजी के अंदर आते हैं, तो इसके लिए इसका सही आंसर होगा डी। 32 का आंसर है सही डी, सभी होंगे। और ये देख लेते हैं हम अगले वाला। 33वां, किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हेडर और फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैंने इसका टिक किया था सी। किसी बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए इस दस्तावेज में हेडर और फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन मैंने सही सी किया था, वो गलत निकल गया मेरा। सी सही नहीं है। तो मैंने दो अलग अलग वेबसाइट चैनल से देखा था, उसमें वैकेंसी ग्रुप में बता रहा था इसका सही आंसर बी, पृष्ठ के आरंभ को सुरक्षित करने के लिए। बी बता रहा था, पृष्ठ को आरंभ को सुरक्षित करने के लिए सही आंसर बता रहे हैं। और उसमें अगर मैंने एक दूसरा देखा था, उसमें बता आरोही कंप्यूटर क्लासेज, उसमें बता रहे आंसर इसका सी। तो मुझे भी इसका अभी कंफर्म नहीं है, मैंने तो इसका सी सिलेक्ट किया था, जो मेरा गलत निकल गया है। वैकेंसी गुरु ने इसका आंसर सही बी बताया है, और आरोही कंप्यूटर क्लासेज ने इसका आंसर सी बताया है। तो इसका आप देख लेंगे बाद में। और 34 का दिखा देता हूँ मैं। सर्च इंजन द्वारा प्रबंधित प्रक्रियाएं है। सर्च इंजन द्वारा प्रबंधित प्रक्रिया, तो मुझे ये समझ में नहीं आया था, मैंने इसका सेलेक्ट सी किया था, जो गलत हो गया। इसका सही आंसर है डी, वेब क्रॉलिंग इंडेक्सिंग और सर्चिंग। तो 34 का सही आंसर है डी, वेब क्रॉलिंग इंडेक्सिंग और सर्चिंग। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है अब हमारा, तो उसको भी देख लेते हैं। 35वां, निम्नलिखित में से कौन URL http www.vmo.ic.in में प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व HTTP करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मुझे इनमें मैं कंफ्यूज था, तो मैंने इसका सिलेक्ट किया था सी, जो मेरा गलत निकल गया। इसका सही आंसर है डी, निम्नलिखित ये प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व HTTP करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस तरह कुछ 6 अक्टूबर 2024 RCIT का पेपर था, जो मैंने दिया था। मेरे इसमें से 22 क्वेश्चन सही हो रहे हैं।
और मेरे इसका मैंने परसेंटेज निकाला था तो 62.85 कुछ ऐसे बन रहे। आपकी कितने परसेंटेज बन रहे? अगर आपको मेरे क्वेश्चन से अगर आपको मिलाने में आसानी हो रही है तो आप इसको लाइक कर देना, और अपने क्वेश्चन आप कितने परसेंटेज बन रहे इसको चेक करके फिर आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।